ऑलराइट, अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार से चार्जेस मोशन में आते हैं और उनके मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट को हमने बहुत सारे लॉज लगा करके पढ़ा और उसकी एक कंप्लीट स्टडी हमने की। ठीक है जी। आज का जो लेक्चर है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के साथ में रिलेटेड है। मैं आज इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट का। दैट इज़ नेक्स्ट चैप्टर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान देना, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चैप्टर है फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो बातें थी ना, वो वाली बातें आपको वैसे ही समझ में आ जाती थी जब मैं लाइव लेक्चर्स लेता था, परंतु मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की जो बातें हैं वो फील करने वाली हैं, वो एक्सपीरियंस करने वाली हैं। ठीक है जी। जो बच्चा इनके हर एक लॉस को अपने दिमाग में पिक्चर की फॉर्मेशन में बना लेता है, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान होता है और इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है जी। अगली बात यह है कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है इसके साथ में। ठीक है जी। मतलब कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम थोड़ी बहुत पिछले चैप्टर वाली भी बातें करेंगे, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें, और हम अगले चैप्टर में भी इस चैप्टर की बातों को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आप एक तरह से मान सकते हो कि इसकी क्वेश्चनिंग कितने ज़्यादा वास्ट तरीके से की जाती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की जो बातें हैं ना, इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि आप हर तरह से अपने कंसेप्ट को लड़ा पाओ। ठीक है जी। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए कैसे हम चार्जेस को मूव करवाते हैं और वो चार्जेस किस प्रकार से फोर्सेस लगाते हैं अपने नेबरिंग चार्जेस के ऊपर, अपने नेबरिंग मैग्नेट्स के ऊपर। ठीक है जी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। बेसिकली हमारे पास में दो प्रकार की फील्ड्स होती हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको +1 में सिखाई थी। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो कि हर दो मास कंटेनिंग बॉडीज़ के बीच में लगाई जाती है। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो कि हर दो चार्ज कंटेनिंग बॉडीज़ के बीच में लगाई जाती है। ठीक है। तो हम जानते हैं अगर दो मासेस हैं, एक का मास m है और दूसरे का मास स्मॉल m है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स लग रही है। ठीक है। वो फोर्स कौन सी लग रही है? अट्रैक्शनल फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। और ये फोर्स क्या किसी कांटेक्ट की वजह से लगी? नहीं, ये वाला मास इधर पड़ा था और ये वाला मास इधर पड़ा था, इनके बीच में कुछ स्पेस थी। ठीक है जी। जब भी स्पेस होने के बावजूद भी फोर्स लग जाए तो हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं ज़रूर इनके बीच में कोई फील्ड सेटअप की गई है। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया था? ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दिया था। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मासेस जो हैं ये कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है। परंतु फिर भी ये दोनों मासेस आपस में फोर्स लगा रहे होते हैं, तो हम ऐसा मान करके चलते हैं ज़रूर इनके बीच में कुछ ना कुछ फील्ड सेटअप है। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर हम दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखें, ठीक है जी, हम क्या देखते हैं? ये दोनों चार्जेस भी आपस में कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। ठीक है जी। वो फोर्स किसकी वजह से लगती है? वो फोर्स भी इनके द्वारा जो फील्ड सेटअप की जाती है उसी की ही वजह से लगती है। ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच में भी फील्ड सेटअप की जाती है और दो मासेस के बीच में भी फील्ड सेटअप की जाती है। चार्जेस वाली फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मासेस वाली फील्ड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है जी। इस चैप्टर में हम लोग एक तीसरी फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। मान लिया जाए एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ करंट दौड़ रहा है इस प्रकार से। ठीक है जी। अगर इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट दौड़ रहा है तो मैं इस सर्किट को नाम दूंगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है जी। मैंने इस करंट कैरिंग सर्किट के बाहर एक चार्ज को रखा Q, और यहाँ पर भी मैंने एक Q चार्ज को रखा। मैं क्या एक्सपीरियंस करता हूँ कि ये वाला जो सर्किट है इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो 0 है।
ठीक है। अब इस सर्किट में नेट चार्ज जीरो क्यों है? इस सर्किट में नेट चार्ज जीरो इसलिए है कि इसके अंदर ना जस्ट चार्जेस रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि जो कंडक्टर में एटम्स पड़े हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स इधर को रिवॉल्व कर रहे हैं और उसके प्रोटॉन्स इधर को रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर ये वायर है, इस वायर में से करंट दौड़ रहा है, ठीक है, तो अपने दिमाग में ये बिठा करके चलना कि वो करंट जो इस वायर में से दौड़ रहा है उसके पॉजिटिव चार्जेस इधर को दौड़ रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस इधर को दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना मूव किया? जीरो चार्ज मूव किया। ठीक है जी। और वैसे भी किसी भी एटम के अंदर जितने न्यूक्लियस के पास में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके आले दुआले इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है जी। तो नेट चार्ज ऑन एटम कितना होता है? जीरो होता है। और ये कंडक्टर भी किससे बना है? एटम से ही बना है। इसका भी नेट चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। अगर इसका नेट चार्ज जीरो है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी लगाई जाएगी? जीरो लगाई जाएगी। अगर किसी भी कंडक्टर या बॉडी के ऊपर नेट चार्ज जीरो हो तो वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है। बात बड़ी क्लियर है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये चार्ज जो हमने इसके बाहर रखा, इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब कि इस चार्ज को मैं मूव नहीं करवा रहा, इसको जस्ट मैंने रख दिया। ठीक है जी। जब मैंने इसको रख दिया तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो इसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस की गई जीरो, मतलब कि ये चार्ज यहीं का यहीं ही पड़ा रह गया, ये कहीं भी मूव नहीं किया। परंतु जब मैं किसी दूसरे चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे दूं और इसको मूव करवाऊं इस प्रकार से, तो मैं ये देखता हूं कि ये वाला चार्ज v वेलोसिटी लेकर के सीधा सीधा चल रहा है, परंतु जैसे ही ये सर्किट के कांटेक्ट में आएगा वो वाला चार्ज ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा दिमाग थोड़ा सा सनकता है कि ये चार्ज को मैंने v वेलोसिटी दी थी इस डायरेक्शन में, क्या इसके साथ में हुआ कि ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया? ठीक है, हमें इनर्शिया का लॉ ये बताता है कि अगर कभी भी सीधी चलती चलती बॉडी किसी डायरेक्शन में मुड़ जाए तो जरूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगी है। ठीक है जी। दैट इज मोमेंट ऑफ डायरेक्शन, वो चीज़ हमें बताती है कि अगर कभी भी डायरेक्शन भी बदल जाए तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर फोर्स लगी है। ठीक है जी। तो हमारे दिमाग में एक बात सेट हो गई यहाँ पर कि ये मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगी जिसकी वजह से ये ऐसे चल पड़ा। ठीक है, अब वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी? क्या वो फील्ड फोर्स होगी या कांटेक्ट फोर्स होगी? ऑब्वियसली वो फील्ड फोर्स होगी, क्योंकि ये कौन सा इसके साथ में कांटेक्ट में है। ठीक है जी। अब अगला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या ये जो फील्ड फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है? ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है, इस पर नेट चार्ज जीरो था। अगर इस पर नेट चार्ज जीरो था तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या थी? जीरो थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो ये नहीं मुड़ सकता, तो ज़रूर कोई तीसरी फील्ड है जो यहाँ पर काउंट में आ रही है। उस फील्ड का हम लोग नाम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो हमेशा याद रखना, कोई खड़े हुए चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती। किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग जाती है। ठीक है जी। मूविंग चार्ज के ऊपर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लगती है, खड़े हुए चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती। ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय ह्यूमैनिटी रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। सबसे पहले इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने वाले और इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाले जो शख्स थे उनका नाम था ऑयस्टर्ड। ठीक है, ऑयस्टर्ड बेसिकली ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग अपना काम किया करते थे। ठीक है, उनका जो जितने भी थीसिस हैं, उनका जितना भी वर्क है रिगार्डिंग फिजिक्स, दैट इज़ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी फील्ड ओनली। ठीक है जी। ऑयस्टर्ड ने अपना कोई एक्सपेरिमेंट प्रपोज करना था। ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं है उस एक्सपेरिमेंट से, कोई भी हो सकता है। उस एक्सपेरिमेंट की जो बेसिक नेचर थी ना, वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की थी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें से कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा है। ठीक है, ऑयस्टर्ड अपना कुछ काम कर रहे थे इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के रिगार्डिंग। उन्होंने एक सर्किट बना रखा था, उस सर्किट को कभी वो ऑन करते थे और कभी वो ऑफ करते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक की लगा दी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जब वो इस की को क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं तो इसके पास में बाय चांस ही एक मैग्नेटिक निडल पड़ी हुई थी। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा मैग्नेटिक निडल कैसे बनती है। ठीक है, इसके पास में बाय चांस ही एक मैग्नेटिक निडल पड़ी हुई थी। ठीक है,
उस मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑयस्टर ने क्या किया, ऑयस्टर ने केवल इस सर्किट को कभी बंद किया और खोला, बाय चांस ही इसके नज़दीक एक कंपस या फिर एक मैग्नेटिक निडल पड़ी हुई थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस मैग्नेटिक निडल के अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुई। ठीक है जी, उस डिफ्लेक्शन को देखकर ऑयस्टर ने ये बोला कि ज़रूर कुछ ना कुछ फोर्स इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर लग रही है। ठीक है जी, तो उस फोर्स को हमने फिर नाम दे दिया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वो फोर्स एक फील्ड के अंदर लगाई गई है, स्पेस के अंदर लगाई गई है, तो हम उस फील्ड को भी नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो अपने दिमाग में बात कर लो सेट कि जब भी कभी भी हम किसी भी मैग्नेटिक निडल या किसी भी मैग्नेट को किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किसी रनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के नज़दीक रख दें, तो उस मैग्नेटिक निडल या उस मैग्नेट के ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाई जाती है उस रनिंग चार्जेस की वजह से। ठीक है जी, तो दो बातें अभी तक मैंने आपको पढ़ाई। पहली बात ये थी किसी भी रनिंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई किसी भी रनिंग चार्ज के द्वारा फोर्स लगाई जाती है। ठीक है, अब इससे आप अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता भी है और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने नोटिस किया कि मूविंग चार्ज मेक्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, अपने दिमाग में ये बात सेट करके रखना। अब हमारे दिमाग में एक बात सेट हो गई कि अगर कभी भी मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो, मतलब कि ज़रूर मैग्नेटिक फोर्स लगी है, और मैग्नेटिक फोर्स किसके ज़रिए से लगी है, मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से लगी है। ठीक है जी, तो लेट अस सपोज हमने एक मटेरियल लिया। ठीक है जी, ये मटेरियल मैग्नेट है या नहीं है, इस चीज़ का हमें कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है जी, मैं क्या करूँगा, इस मटेरियल के नज़दीक कोई भी मूविंग चार्ज लेकर के आऊँगा। अगर ये मटेरियल मूविंग चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाए तो ये मटेरियल मैग्नेट है, नहीं तो ये मटेरियल मैग्नेट नहीं है। ठीक है जी, अब मैग्नेट्स की एक और प्रॉपर्टी ऑयस्टर ने डिस्कस की कि मैग्नेट्स के पास में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, जनरली हम लोग उस टाइम पर आयरन, ठीक है, ये Fe मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आयरन के पीसीस को अट्रैक्ट करवा के देखते थे। ठीक है जी, जैसे कि हम एक मैग्नेट को रख देते हैं, हम डिफरेंट मेटल्स को इसके नज़दीक लाते हैं, जो भी मेटल इसके द्वारा अट्रैक्ट हो जाता था उस मेटल को हम नाम दे देते हैं आयरन, और जो मेटल नहीं अट्रैक्ट होता था उसको हम नाम दे देते थे नॉन आयरन, एनी अदर, मतलब कि एनी अदर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग में हर उस चीज़ को आयरन बोल दिया जाता था जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपना इन्फ्लुएंस शो करता था, और हर उस चीज़ को हम आयरन नहीं बोलते थे जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाने देता था। ठीक है जी, तो ये बात भी आपको समझ में लग गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, इसका करंट के साथ में क्या रिलेशन है, ये सब कुछ आपके मतलब कि नॉलेज में अब आ चुका है। अब हम अगली चीज़ पे मूव करते हैं, दैट इज़ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑयस्टर ने हमें एक जानकारी दी कि फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। उन्होंने ये बताया कि आप इस चार्ज की ये वाली वेलोसिटी को जितना ज़्यादा कर दोगे उतना ही ज़्यादा शार्पली ये टर्न लेगा। ठीक है जी, मतलब कि ये एक फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और दूसरा चार्ज है इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। हम क्या नोटिस करेंगे कि ये 3 मीटर पर सेकेंड वाले ने ऐसे टर्न लिया और ये 2 मीटर पर सेकेंड वाले ने ऐसे टर्न लिया। आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि फोर्स ज़रूर इस पर ज़्यादा लग रही है,
फोर्स ज़रूर इस पर ज़्यादा लग रही है तभी इसका टर्न इतना शार्प है, और इस पर फोर्स कम लग रही है तभी इसका टर्न कम है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात ये फाइनल हो गई कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ठीक है जी। ओके, दूसरी बात ऑयस्टर ने हमें ये बताई कि ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के भी। उनके कहने का ये मतलब था कि ये चार्जेस अब इस वाले की हेल्प से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये चार्जेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है, ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड को हम हमेशा बी से डिनोट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं ना, उसी प्रकार से उन्होंने ये बताया जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये वाले चार्जेस क्रिएट करेंगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक निडल के ऊपर फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बने? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बने। ठीक है जी। ओके, तीसरी बात ऑयस्टर ने हमें यह बताई कि ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी ऑफ चार्ज के भी। मतलब कि अगर ये चार्ज मैंने रखा है 2 कूलम का, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी वो वाली मैग्नेटिक फोर्स कम होगी एज कंपेयर टू 5 कूलम वाले चार्ज के। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फोर्स 3 चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक चीज़ है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, दूसरी चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी चीज़ है चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करूं तो हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है? क्यू वी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है जी। तो अभी अभी हमने करंट के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को ज़रा डिफाइन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक जो अपना है वो डिफाइन करने का है। हम जानते हैं हम जब भी कभी भी किसी भी चीज़ को डिफाइन करने लगते हैं ना, उसमें हमें एक बेनिफिट मिलता है, हम उसकी डेफिनेशन में एक कांस्टेंट को 1 रख देते हैं हमेशा। ठीक है, वो कैसे रख देते हैं? जैसे ये फोर्स जो है वो क्यू वी बी के तो बराबर आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। जब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, साथ में के लगेगा, तो ये क्या बन गया? के टाइम्स क्यू वी इंटू बी। समझ गए? ठीक है, अब ये के की वैल्यू हमें अब डिफाइन करनी है, क्योंकि हमने खुद ही ये फॉर्मूला बनाया है, तो हम इस k की वैल्यू को 1 रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे? अगर मैं q की वैल्यू 1 रख दूं, v की वैल्यू भी 1 रख दूं, और b की वैल्यू भी 1 रख दूं, और फोर्स की वैल्यू भी 1 रख दूं, तो मेरा ये k किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, मान लिया जाए कि जब मैंने 1 कूलम के चार्ज को 1 कूलम के चार्ज को 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है जी, सीधी डायरेक्शन में मूव करवाया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। ठीक है जी। तो उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अगर लगती है तो मैं ये बोल सकता हूं कि k की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है जी। तो सिंपल बात है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज moving with the velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton in 1 Tesla magnetic field. ठीक है, I repeat, if 1 coulomb of charge moving with the velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton, ठीक है, under 1 Tesla magnetic field, then K is situated at 1. ठीक है, अभी अभी हमने इस चीज़ को बनाया है और हम इस चीज़ को इसी प्रकार से ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ गई क्यू वी बी। तो अगर आपसे कोई पूछे इस फोर्स की वैल्यू में रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस फोर्स की वैल्यू में ये रिस्ट्रिक्शन है, ये फोर्स का फॉर्मूला तभी फीजेबल है अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करता है अंडर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड और उसके द्वारा 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी, तो वो फोर्स का फॉर्मूला इसके द्वारा फीजेबल है। ठीक है जी। ओके, यहां पर हमने k की वैल्यू को ले लिया 1। ऑलराइट, अब समझने वाली बात यह है कि ये फोर्स, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? हम जानते हैं कि फोर्स हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाई जाती है। ठीक है, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी हुई?
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी हुई, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। इनफैक्ट जितनी भी फील्ड्स हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये सारी की सारी जो फील्ड्स होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स, ये मतलब कि वेक्टोरियल फील्ड्स ही होती हैं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है जी। ओके, ये वेलोसिटी जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ज़रा हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली सीखेंगे। मान लिया जाए एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। मैंने एक चार्ज को मूव करवाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये वाला मेरा चार्ज मुड़ जाएगा। कैसे मुड़ जाएगा? हमेशा याद रखना कि जो चार्ज की डायरेक्शन बदलती है, ये जो चार्ज में टर्न आता है, वो टर्न हमेशा 3 डायमेंशंस में आता है। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर ये एक्स एक्सिस है, मैंने वाई एक्सिस में चार्ज को मूव करवाया, तो इसका जो टर्न होगा वो हमेशा कौन से एक्सिस में होगा? जेड एक्सिस में होगा, ठीक है जी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है, ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है, इसीलिए स्क्रीन के ऊपर, पेजेस के ऊपर इसको समझाना थोड़ा कठिन रहता है, ठीक है जी। इन डायरेक्शंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास में एक रूल होता है, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या सिखाता है? ये लेफ्ट हैंड रूल आपको ये सिखाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक फोर्स है और एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे अपने इंडेक्स फिंगर के साथ में, ठीक है जी। ये इंडेक्स फिंगर हमेशा डिनोट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडेक्स फिंगर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलॉट कर दिया, ठीक है। और ये जो मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर हमेशा डिनोट करेगी वेलोसिटी ऑफ चार्ज को, ठीक है जी। और हमारे पास में ये जो थर्ड थंब है, ये हमेशा डिनोट करेगा थंब फोर्स के साथ में, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम कौन से फिंगर को यूज करेंगे? इंडेक्स फिंगर को, ठीक है। हमने इस दिशा में इंडेक्स फिंगर बना दी, ठीक है जी। और चार्ज जो मूव कर रहा है वो ऊपर को मूव कर रहा है, ठीक है। चार्ज की अगर मोशन ऊपर को है तो उसकी वेलोसिटी भी किधर को होगी? ऊपर को होगी, ठीक है। तो मैंने मिडल फिंगर से चार्ज को ऊपर को मूव करवाया। नाउ थंब विल टेल मी द डायरेक्शन अबाउट फोर्स, ठीक है जी। ये थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी? ये थंब की डायरेक्शन फोर्स बता देगी। आप यहां पर क्या देख रहे हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है जी। तो ये जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपको हमेशा ही बता देगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है वो बाहर को एक्सपीरियंस की जाती है, ठीक है। अब ज़रा हम चीज़ों को और ज़्यादा प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं। मान लिया जाए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे, ठीक है जी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक चार्ज पहले से ही ऐसे चलता हुआ आ रहा है, मतलब कि अगर वो ऐसे चलता हुआ आ रहा है तो वो ऐसे ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे ही इस ऐसे चलते हुए चार्ज के ऊपर एक बाहर को फोर्स लगेगी, तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक फोर्स इधर को, एक बॉडी इधर को मूव कर रही है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो वो बॉडी हमेशा रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, इसको कोई बाहर को फोर्स लगाए तो वो कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, टेंजेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज ऐसे मूव करेगा। और नो डाउट ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन चार्जेस को अरेस्ट कर लेती हैं, ठीक है। ये चार्ज ऐसे मूव करेगा बाहर की दिशा में, ये जैसे ही बाहर जाएगा फिर ये ऐसे टर्न ले लेगा, वो इस प्रकार से इसके आले दुआले घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। तो अपने दिमाग में ये फिनोमिना हमेशा सेट कर लेना कि जब भी कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो वो वाला चार्ज हमेशा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अरेस्ट हो जाता है। कैसे अरेस्ट हो जाता है? वो उसके आसपास घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। तो हमने एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिफाई की, वो चीज़ है कि जब भी कभी भी ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड